तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान ने डोंगफेंग और जिंग चेन को खत्म कर दिया। हालांकि साओ जिनशी वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, जिसके बाद जियांग खान एक शील्ड में ट्रैप हो जाता है। उस शील्ड में मौजूद डीमन जियांग खान की बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। हालांकि जियांग खान उसे खत्म करके जैसे तैसे उस शील्ड में से बाहर आ गया। तब तक मास्टर गुई भी साओ जिनशी के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने जियांग खान के ट्रेजर्स पर कब्जा करने के लिए उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी और वो पूरी तरह से जियांग खान पर भारी पड़ गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर जियांग खान को पता चला कि इस बंदे के पास वज्रा बॉडी है। वो बंदा अपनी मेस और स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग खान पर अटैक कर चुका था, मगर हान ने हेवनली आई को एक्टिवेट करके उसके हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मास्टर गुई कह रहा था कि बच्चे, मैंने सुना था तुम्हारे पास कई सारी डिवाइन एबिलिटीज है, तो क्यों ना तुम इनका इस्तेमाल करो। वहीं पर जियांग खान दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बंदे ने अर्थ, आइस एंड फायर की स्पिरिचुअल पावर को मास्टर किया है। मेरे ख्याल से इससे निपटने के लिए मुझे अपनी फायर डीमन सोर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी फायर डीमन सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है। हालांकि मास्टर गुई ने अपने आसपास एक गोल्डन बेल को फॉर्म कर लिया, जिसके चलते जियांग खान का अटैक ब्लॉक हो जाता है। उसकी फायर डीमन सोर्ड उस गोल्डन बेल को बिल्कुल भी पियर्स नहीं कर पा रही थी, जो देखकर तो लांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कह रहा था कि इस बंदे के पास तो हमारी जियांग खान से भी ज्यादा एबिलिटीज है। वहीं पर साओ जिनशी सोचने लगी कि गुई हमारे डेथ गॉड माउंटेन का सबसे फियर्स वॉरियर माना जाता। उसके पास 3 एलिमेंट्स की पावर है और साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग ट्रेजर्स भी। इनफैक्ट एक गोल्डन बेल तो एक लाइफ सेविंग आर्टिफैक्ट है। बेचारे जियांग खान ने तो इस बार बड़े ही खतरनाक बंदे से पंगा लिया है। वहीं पर मास्टर गुई जोर जोर से हंसते हुए बता रहा था कि मेरी ये गोल्डन बेल एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। तुम चाहे फ्लाइंग सोड यूज करो, मैजिक ट्रेजर्स यूज करो या फिर डिमोनिक फ्लेम, कोई भी मेरी गोल्डन बेल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को जाया करने की बजाय मेरे सामने सरेंडर कर दो। अगर तुम अपने सारे ट्रेजर्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। मगर उतने में ही जियांग खान की नजर एक सोड मॉन्यूमेंट पर गई, जिस पर कोई सील सेटअप किया हुआ था। तो उसे देखते साथ ही जियांग खान समझ गया कि सोड मॉन्यूमेंट पर किसी पावरफुल एंटिटी को कैद रखा है। इसलिए जियांग खान ने अपनी सोड से सीधे उस सील पर ही हमला कर दिया। इधर मास्टर गुई ये सब देख के उसका मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा अपोनेंट तो मैं हूँ, फिर तुम उस चट्टान पर हमले क्यों कर रहे हो? शायद डर के मारे तुम्हारे भेजे ने काम करना ही बंद कर दिया। मगर उतने में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर एक डीमन स्पाइडर अपीयर हो गई। भले ये छोटी रैंकिंग की डिमोनिक बीस्ट थी। साओ जिनशी तुरंत ही समझ जाती कि डिमोनिक बीस्ट तो उसके भाई को मार देगी, इसलिए वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग निकली। वहीं पर जियांग खान मास्टर गुई से कहने लगा कि तुम्हें बैटल करना पसंद है ना, तो देखो ये क्यूटी पाई तुम्हारा मनोरंजन करेगी। और अब जियांग खान ने उस स्पाइडर के मुंह पर हमला कर दिया। तो स्पाइडर जियांग खान को छोड़कर सीधे मास्टर गुई के ही पीछे लग गई। वो बंदा तो अपनी गोल्डन बेल के साथ इधर उधर भागते हुए कहने लगा कि मकड़ी तो बेवकूफ है, मैंने तो इस पर हमला भी नहीं किया था, मगर ये फिर भी मेरे ही पीछे लग गई। वहीं पर जियांग खान समझ जाता है कि मकड़ी फ्लेश एंड ब्लड को देख नहीं सकती, इसी वजह से इसे हम लोग नजर ही नहीं आ रहे। और उतने में उस स्पाइडर उस बेल को पियर्स करने की कोशिश करने लगी। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जियांग खान अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग निकला। वहीं पर मास्टर गुई स्पाइडर पर काफी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि इसी की वजह से जियांग खान अब उसके हाथ से निकल चुका था। इधर लांग जियांग खान से कहने लगा कि भाई कहीं वो बंदा हमारे पीछे तो नहीं आएगा। तो जियांग खान उसे बताता है कि वो स्पाइडर काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे निपटने में उस बंदे की वाट लग जाएगी। और इसी दरमियान हम थंडर मैरो को ढूंढ निकालेंगे। मेरा अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना तो मैं उस बंदे को हरा नहीं पाऊंगा। वही दूसरी तरफ साओ जिनशी यहाँ से वहाँ भाग रही थी, मगर उसने नोटिस किया कि उसी जगह पर घूमती जा रही, वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर पड़ी एक स्केलेटन पर, उसके हाथ में एक कोर थी। तो साओ जिनशी को लगा कि ये कोई मिस्टिक सोड फ्लावर होगा, इसलिए उसने तुरंत ही जाकर उस कोर को उठा लिया। मगर वो कोर तुरंत ही एक ऑरा में बदलती हुई सीधे उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी। साथ ही एक डिमोनिक आवाज कह रही थी कि 30 सालों के बाद फाइनली मुझे एक बॉडी मिल ही गई। इस बंदी के पास प्योर इन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मेरे काम आ सकती। मगर साओ जिनशी उस बंदी के साथ फाइट करने लगी। वो कह रही थी कि जल्दी से मेरी बॉडी से बाहर आ जाओ। तो लड़की साओ जिनशी से कहती कि
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और बदले में मैं तुम्हें मेजर रॉन पर ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगी। इतना ही नहीं, तुम्हें नेचुरल चार्म बॉडी का गिफ्ट मिलेगा। अब साओ जिनशी ठहरी एक नंबर की लालची इंसान, तो उसने तुरंत ही अपनी बॉडी का कंट्रोल उस बंदी के हाथ में दिया और अब यहाँ पर वो बंदी जियांगलांग नाम के बंदे को पुकारने लगी। वो कह रही थी, मेरे लांग पता नहीं तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हो गई। वही दूसरी तरफ जियांग खान और उसके साथियों ने एक जगह पर कैंप लगा लिया। हान कह रहा था कि आज रात हम यहीं पर आराम करेंगे और फिर कल सुबह होते साथ ही हम थंडर मैरो की तलाश में निकल पड़ेंगे। तो लांग फटाफट से आराम करने लगा। वो कह रहा था, भाई तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। जो सुनकर जियान गुस्से में कहने लगी कि तुमने तो एक भी फाइट नहीं की, फिर तुम्हें किस बात की थकान हो रही। तो लांग जवाब देता है कि डर के मारे इधर उधर कूदना और जोर जोर से चिल्लाना, इन कामों में काफी सारी एनर्जी यूज होती। मैंने फाइट नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन मेरे जैसा जोर जोर से कोई और चिल्ला नहीं सकता। वहीं पर जियांग खान ने उस शील्ड में मौजूद मास्टर का ट्रेजर बाहर निकाल लिया, जिसमें जियांग खान को मैरो क्लेंजिंग, इटरनल यूथ और हार्मनी पिल जैसी पावरफुल एलिक्सर हासिल हुए। इतना ही नहीं, उसमें एक सोर्ड टेक्निक का मैनुअल भी था, मगर जियांग खान फिलहाल उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रीइंकार्नेशन की 5वीं लेवल पर था। इसलिए ब्रेक थ्रू करने के लिए वो मैरो क्लेंजिंग पिल को एब्सॉर्ब करने के बाद कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। वो पिल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर जियांग खान को रीइंकार्नेशन के 8वीं लेवल पर पहुंचा दिया और फिर जियांग खान ने उस सोर्ड टेक्निक को मास्टर करना शुरू कर दिया। उतने में ही ज़ूमी पैलेस की एक बंदी वहाँ पर पहुंच गई। जियांग खान को भी उसके आने का एहसास हो चुका था, तो उसने फटाफट से उसे बेहोश कर दिया। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ज़ूमी पैलेस की बंदी उन्हें फॉलो क्यों कर रही थी। लांग कह रहा था कि इसके फॉलो करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जियांग खान के सामने वैसे भी ये ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, तो क्यों ना इसके ट्रेजर्स को चेक किया जाए। लेकिन उस बंदी की स्टोरेज बैग में तो सिर्फ मामूली से ट्रेजर भरे पड़े थे, हालांकि उसमें से इन्हें डिवाइन डीमन बैटलफील्ड का मैप मिल गया। वहीं दूसरी तरफ बेचारा मास्टर गुई अभी भी उस स्पाइडर से अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। वो इधर उधर भागते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम मेरे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ी हो, तुमने बिना ब्रेक लिए दिन रात मेरा पीछा किया है। और उतने में उस स्पाइडर अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस पर एक जोरदार अटैक कर चुकी, जिससे वो गोल्डन बेल पूरी तरह से शटर हो जाती है। और अब मास्टर गुई ने नोटिस किया कि डीमन तो उसे देख ही नहीं पा रही, क्योंकि वो तो सिर्फ उस बेल को ही ट्रैक कर रही थी। तब वो भी डिसाइड करता है कि वो इस बीस्ट को खत्म कर देगा। लेकिन उतने में ही साओ जिनशी ने वहां आकर उस स्पाइडर को एक ही झटके में खत्म कर दिया। वो कह रही थी कि इस बीस्ट को मार के मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला, मगर अभी तक मेरा दिल नहीं भरा। तभी मास्टर गुई उससे कहने लगा कि तुम तो वॉइड ब्रेकिंग रेल्म पर पहुंच गई हो, शायद तुमने मेरे ट्रेजर्स को चुरा कर खुद के लेवल को बढ़ा दिया होगा। बताओ तुमने अपने बड़े भाई को धोखा क्यों दिया। मगर वो बंदी तुरंत ही उसे अपनी चार्म टेक्निक में फंसा लेती है। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारे ट्रेजर से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मैं तो बस तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को हासिल करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पावर दे सकते हो। तो मास्टर गुई भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह से इस बंदी के कंट्रोल में था। तो अब वो उसे फटाफट से चोक करते हुए उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने लगती है। वो कह रही थी कि अर्थ इमॉर्टल रेल्म के नीचे वाला कोई भी बंदा मेरी चार्मिंग टेक्निक को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तुम्हें तो मेरे लिए नरिशमेंट बनने का मौका मिला, तुम यूँ समझ लो कि तुम काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो। अरे वो उस बंदे को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करके आही भरते हुए कहने लगी कि जियांगलांग, मैं तुमसे मिलने के लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, बस अब तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। दूसरी तरफ लांग टियान्यू को लेकर एक पत्थर के पीछे छुप गया था और जियांग खान जियान के साथ मिलकर कुछ डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने के लिए तैनात था। जैसे एक बीस्ट ने जियांग खान पर अटैक किया और बड़ी तेजी के साथ उसे निपटा देता है। जो देख लांग समझ गया था कि अब इन डिमोनिक बीस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं। वो तुरंत ही उनके सामने जाकर कहने लगा कि देख लिया ना, मेरा भाई कितना ज्यादा खतरनाक है, उसने एक ही वार में तुम्हारे दोस्त को मार दिया। सो अगर तुम हमारा रास्ता ब्लॉक करोगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तो मेरा भाई 1 बाय 1 तुम सबको खत्म कर देगा। मगर लांग की इस लेक्चर का उन डिमोनिक बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। वो तो हान पर अटैक करने निकल पड़े थे। जो देखते साथ ही जियांग खान ने बस अपनी ऑरा को रिलीज कर दिया और यही उन डिमोनिक बीस्ट को भगाने के लिए काफी था। जियांग खान बताता है कि अगर हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते गए तो शाम होने तक थंडर मैरो के पास पहुँच जाएंगे और उतने में उन पर किए गए स्नेक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल साओ जिनशी वहाँ पर पहुँच गई थी।
वो जियांग खान को जियांग लांग इस नाम से पुकारने लगी। साथ ही साथ खुश होकर उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और देखो फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। अब उसकी बातें सुनकर लांग कंफ्यूज हो जाता है। वो जियांग खान से कह रहा था कि बंदी पहले तुम्हें मारना चाहती थी, फिर अचानक से इसे तुम पर इतना प्यार क्यों आने लगा। तो जियान कहने लगी कि इस बंदी के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। वेल जियान की बातों से साओ जिनशी को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि इस लड़की का फिगर मेरे जैसा परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं और ना ही ये मेरे जैसी खूबसूरत है, इसीलिए जियांग लांग की पार्टनर छोड़ो बल्कि ये तो उसकी सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं। अगर जियांग लांग के साथ कोई परफेक्ट दिख सकता है तो वो बस मैं हूँ। अरे अब इतना कहते साथ ही वो जियान पर हमला करने रवाना हो गई, लेकिन जियांग खान ने बीच में आकर उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। मगर ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जियांग खान खुद ही घायल होकर पीछे की तरफ पुश हो चुका और उसकी ऐसी हालत देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो जियांग खान से कहती कि मेरी जान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर अटैक नहीं करने वाली थी, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है, मैं अभी उसे ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर जियांग खान तुरंत ही समझ गया कि इसकी ऑरा पूरी तरह से बदल चुकी, ये पहले से अलग है, यानी कि जरूर से इसकी बॉडी को किसी ने पजिस किया होगा। तो उससे पूछता है कि तुम साओ जिनशी नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। अब उसका सवाल सुनते ही बंदी तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहते है कि फाइनली तुमने मुझसे बात की, क्या प्लीज तुम थोड़ी देर और बात कर सकते हो, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ही खुशी मिल रही। अब उसकी सारी बातें सुनकर तो ये लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। वो तो तुरंत ही समझ जाते है कि ये बंदी पूरी तरह से जियांग खान पर लट्टू हो गई। इधर जियांग खान सोच रहा था कि अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मेरे मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे इससे प्यार से बात करके इससे पीछा छुड़वाना होगा। तो बंदी उससे कहती है जियांग लांग मैं हूँ लियोशा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? 30 साल पहले तुम अपर वर्ल्ड में कल्टीवेट कर रहे थे, उस वक्त मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा और पहली नजर में ही तुम्हें अपना दिल दे बैठी। सच बताओ तो इतने साल गुजर गए लेकिन आज तक मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, तुम हर वक्त मेरे ख्यालों में शामिल थे। इतना ही नहीं, मैंने तो देखो तुम्हारे पहने हुए सॉक्स, अंडरवियर और ये स्टोन भी अपने पास संभाल के रखा। देखो तो ये वही स्टोन है जिस पर बैठ के तुमने कल्टीवेट किया था। जब भी मुझे तुम्हारी याद काफी ज्यादा सताती है तब मैं इन्हीं कपड़ों को देख लेती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास हो। वहीं पर लांग इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि मेरे भाई देखो तो ये बंदी तुम्हारे कपड़ों से भी प्यार करती है, तुम तो वाकई गजब हो। मगर जियांग खान को अच्छे से पता था कि ये बंदी उसे कोई और ही समझ बैठी है, क्योंकि जियांग खान ने कभी भी 30 सालों तक कल्टीवेट नहीं किया था। लेकिन अगर उसने इसे बताया कि वो जियांग लांग नहीं है तो फिर ये बंदी उसे मार देगी। ऑलरेडी ये बंदी उसके प्यार में पागल थी, तो जियांग खान इसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लियोशा उससे कहती है कि मैंने दिन रात तुम्हारा इंतजार किया था और फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, मेरे ख्याल से यही हमारी डेस्टिनी होगी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? जिस पर जियांग खान कहने लगा कि तुमने मेरी पर्सनल चीजों को इतने सालों तक संभाल के रखा, अगर सच बताओ तो तुम्हारी ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। बस ये जो मेडिटेशन स्टोन है वो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा, मैंने इस पर बैठ के तो कल्टीवेट नहीं किया था, मेरे ख्याल से तुम गलती से कोई और ही पत्थर उठा के लाई हो। अब ये सुनते साथ ही उस बंदी को टेंशन आ गया। लांग उससे कह रहा था कि कितने दुख की बात है, 30 सालों तक तुम किसी और के स्टोन को अपने साथ रखती आई। मगर लियोशा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मैंने जियांग लांग की हर एक चीज को अपने पास संभाल के रखा था। तभी जियांग खान उससे कहता है कि जिस स्टोन पर मैं बैठा था उसमें अर्थ वेन्स मौजूद थी, और अगर सच बताओ तो मैं यहाँ पर उसी स्टोन की तलाश में आया था। उसी स्टोन पर बैठकर मुझे दोबारा से कल्टीवेट करना है, मगर पता नहीं वो स्टोन मुझे कहाँ मिलेगा। तो बंदी उससे कहती है कि अगर मैं उस स्टोन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? प्लीज हाँ बोल दो, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। जो सुनते साथ ही जियांग खान ने बस उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल की और इस पर ही वो बंदी पूरी तरह से लट्टू हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही उस स्टोन की तलाश में रवाना हो गई। लांग कह रहा था मेरे भाई तुमने तो बड़ी चालाकी के साथ उसे भगा दिया, अब तो वो वापिस नहीं आने वाली। तो जियांग खान बताने लगा कि वो बंदी एक हायर लेवल की कल्टीवेटर है, अर्थ वेन वाला स्टोन ढूंढने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो तो कभी भी यहाँ पर वापिस आ सकती, तो हमने जल्दी से थंडर मैरो को हासिल कर लेना चाहिए। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही वहाँ से भाग निकले और तब तक लियोशा एक लोटस लेके वहाँ पर पहुँच जाती है। वो वहाँ आते साथ ही जियांग खान को बताने लगी कि देखो यही अर्थवेंस वाला लोटस है, मगर वहाँ पर तो जियांग खान का कोई ठिकाना नहीं, इसका प्रेमी तो ऑलरेडी इसे छोड़कर भाग चुका था, जिससे तो बेचारी लूशा का दिल टूट गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।